Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 21st of March 2025. तो गाइज आज है तारीख 21 मार्च 2025 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों की पुरानी यादें ताज़ा हो रही होंगी जहाँ पे हम लोग डेली बेसिस पे इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ द हिंदू को भी कवर किया करते थे। तो इंडियन एक्सप्रेस की जो सीरीज है हम लोगों ने बहुत पहले ही डिसकंटिन्यू कर दी थी, बीच में एक आध वीडियो जरूर से डाले हैं बट उसको वापस से कंटिन्यू नहीं किया गया था। नाउ फाइनली आज 21 ऑफ मार्च से दोस्तों यहां पर इस पूरे सीरीज को हम रीकंटिन्यू कर रहे हैं। वापस से दोस्तों यहां पर ये सेशन आपको मिलने वाले हैं और वापस से हमारे इस चैनल पे करंट अफेयर्स का एक होलिस्टिक कवरेज होने वाला है, जहां पे मॉर्निंग में 5 बजे जो भी यहां पर लोग उठना चाहते हैं वो उठ सकते हैं। उनका एक कह सकते हैं हैबिट भी सेट होता हुआ नजर आएगा। मॉर्निंग में जितना जल्दी उठ जाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको हाथों हाथ ये वीडियो मिल जाएगा, आराम से कवर कर सकते हैं। फिर 1-2 घंटे बाद 7 बजे ही हम लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस पे द हिंदू सेशन में लाइव हो जाएंगे, जहां पे द हिंदू न्यूज़पेपर को भी कवर कर लेंगे। अब दोस्तों आप सोचोगे करंट अफेयर्स ही केवल इतने सारे पढ़ना है, तो यहाँ पर मैं केवल करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर हमारे लेक्चर्स को देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कल CAG को लेकर आर्टिकल आया था, तो CAG के बारे में आपको पढ़ाया, साथ ही साथ में पॉलिटी का CAG का चैप्टर पूरा कवर करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट को लेकर कोई बात है, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कोई बात है, तो आपका सिलेबस भी साथ ही साथ में कवर हो रहा होता है। 50% सिलेबस, 50% करंट अफेयर्स। 2 वीडियोस आपको मिलेंगे, कंप्लीटली कवर कर रहे हैं। मान के चलिएगा आपके हर एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर हो रहे हैं। आपका जो फोमो होता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कि ये आर्टिकल रह जाएगा, वो डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी तक हम लोग केवल एक पर्टिकुलर सोर्स को फॉलो कर रहे थे, वो था द हिंदू। अब ऑब्वियस सी बात है, न्यूज़पेपर में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कवर नहीं हो पाती हैं, तो उसके अलावा भी आपको इंडियन एक्सप्रेस या दूसरे और इंपॉर्टेंट सोर्सेस है उसका सेक्शन आपको कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे सिलेबस में ये नहीं बोला गया है कि आपको वो वाला पर्टिकुलर न्यूज़पेपर पढ़ना है। आपके सिलेबस में बोला गया है कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। अब करंट अफेयर्स में बहुत बड़ी चीज़ें आती हैं दोस्तों, आपके सारे के सारे पोर्शंस हैं। कोई हिस्ट्री से रिलेटेड आ रहा है, इकोनॉमी से रिलेटेड आ रहा है, इकोलॉजी से रिलेटेड आ रहा है, एनवायरमेंट से रिलेटेड आ रहा है, तो सब कुछ द हिंदू में कवर नहीं हो रहा है। इस वजह से ये सेशन इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ समय पर आप देखोगे तो काफ़ी सारे रेलिवेंट टॉपिक्स जो इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुए द हिंदू में पब्लिश नहीं हुए हैं, जो द हिंदू में पब्लिश हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश नहीं हुआ है। तो अगर आपको ऐसा एक चैनल मिल जाए जहाँ पे हर एक चीज़ कवर हो रही हो, जहाँ पे दोनों ही चीज़ें कवर हो रही हो, आपका जो एक डर था कि हाँ ये आर्टिकल तो नहीं छूट गया, यहाँ से एक्सप्लेनर सेक्शन से ये आर्टिकल तो नहीं छूट गया, तो वो वाला डर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों वीडियोस की टाइमिंग आज हम सेट कर रहे हैं। टाइमिंग फिक्स है, डेली बेसिस पे रोजाना सुबह 5 बजे आपका ये वाला सेशन अपलोड हो जाएगा जिसको आप देख रहे हैं। और बिलीव मी, जो भी व्यक्ति मॉर्निंग पर्सन है, जो अर्ली मॉर्निंग में उठ रहा है, वो सेशन को आराम से देख पाएगा। साथ ही साथ में उसके बाद अपना जो हमारा द हिंदू का वीडियो है वो भी कवर कर पाएगा, क्योंकि 7 बजे डेली द हिंदू के वीडियो में हम लोग लाइव हो जाएंगे, जहाँ पे मैं आपको नोट बनाना भी सिखाऊंगा कि हम लोग आर्टिकल से कैसे नोट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो रेडी हो, शुरुआत करें। सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है आज के सेशन का, ये GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं एक एस्टेरॉइड, एक क्षुद्र ग्रह के बारे में। उसका नाम है एस्टेरॉइड 2014 TN17। बहुत इंपॉर्टेंट है। ढेर सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर में इस आर्टिकल को लेकर कल बहुत जानकारियां पब्लिश हुई हैं। आइए चलिए विस्तार से हम लोग बात करते हैं कि ये है क्या। देखो, वैसे तो बहुत सारी खबरें आती रहती हैं कि ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है, ये एस्टेरॉइड यहाँ पर पृथ्वी के पास में आ रहा है, इसका खतरा हो सकता है। वैसे ही यहाँ पर इसको लेकर भी एक खबर है। अब खतरा इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज से लगभग 5 दिन बाद, यानी कि 26 मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। 26 मार्च को ये एस्टेरॉइड, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, ये पृथ्वी के पास से गुजरेगा। ठीक है, अब पृथ्वी के पास जो एस्टेरॉइड होते हैं या पास से गुजरते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। याद रखिएगा, तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स बेसिकली वो क्षुद्र ग्रह, वो कॉमेट्स होते हैं जो बिल्कुल पृथ्वी के पास में ही इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरे प्रकार का एस्टेरॉइड होता है, उसका भी नाम याद रखिएगा, उसको बोलते हैं PHA। एक तो हो गए आपके नियर अर्थ एस्टेरॉइड, दूसरे होते हैं PHA, दैट मींस पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड। नाम से पता चल रहा है ऐसे एस्टेरॉइड जो बहुत ही ज्यादा घातक होते हैं, हैजार्डस होते हैं। ये पृथ्वी के और बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। बताया जाता है कि ये पृथ्वी के 7.5 किलोमीटर के दायरे के अंदर में आ जाते हैं। इनका डायमीटर यानी कि साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता है। अगर ये पृथ्वी से टकरा जाता है तो बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, अब
थोड़ा सा यहाँ पे जो अभी हम नए एस्टेरॉइड की बात कर रहे हैं ना, एस्टेरॉइड 2014 TN17, ये अपोलो ग्रुप से बिलोंग करता है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एस्टेरॉइड्स के हमने अलग अलग क्लासेस को डिवाइड कर रखा है। ये वाला पर्टिकुलर एस्टेरॉइड अपोलो क्लास से बिलोंग करता है, जो बेसिकली यहाँ पर अर्थ यानी पृथ्वी के पास से गुजरेगा, ऐसा बोला जा रहा है। अब पृथ्वी के पास से गुजरता है तो जितने भी हमारे दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज है वो एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि उसको ट्रैक करना जरूरी है, क्योंकि जरा सा भी इधर उधर होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए प्रीलिम्स में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो पर्टिकुलर एस्टेरॉइड है 2014 TN17, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका साइज है लगभग 540 फीट का। 540 फीट अपने आप में बहुत ही बड़ा साइज है। बताया जाता है ताजमहल से लगभग 2 गुना ज्यादा बड़ा साइज आपको देखने को मिलेगा। लगभग 77,282 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पर ये मूव कर रहा है और सबसे ज्यादा करीब पृथ्वी के ये आने वाला है 26 मार्च 2025 में, वो भी शाम को 5:04 के आसपास। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि ये अभी कहाँ पर है। इसका जो डिस्टेंस है लगभग हमारी अर्थ से 5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब यह है कि भाई जैसे आज धरती और चंद्रमा की बीच की दूरी है, आप इसी दूरी को लगभग 13 बार और काउंट कर लो, यानी इस दूरी से 13 गुना ज्यादा यहाँ पर दूरी पर ये पर्टिकुलर एस्टेरॉइड आज लोकेटेड है। धरती से काफी ज्यादा दूर है, तो खतरे का जो वो होता है ना शंका, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है। कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय पर यहाँ पर ऐसे और भी बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स को लेकर अनुमान लगाया गया है कि भाई ये टकरा सकता है पृथ्वी से, यहाँ पर एक बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो उसके ऊपर भी रिसर्च करना जरूरी है, क्योंकि इतिहास में हमने ऐसे बड़े बड़े मामले देखे हैं। पहली बात तो याद रखिएगा, अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो सबसे बड़ा हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है हमारे पास में टंगस इवेंट का। तो टंगस का इवेंट बेसिकली 1908 का ये पूरा इंसिडेंट है। 1908 में एक एस्टेरॉइड जिसका साइज, मतलब जिस एस्टेरॉइड की अभी हम बात करें ना, इससे भी आधा साइज था, लेकिन यहां पर क्या होता है, यह साइबेरियन फॉरेस्ट में जाकर गिर गया और जैसे ही गिरा 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जो रीजन है उसने उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। कोई पेड़ नहीं उगा 100 सालों तक उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। ये इतना ज्यादा भयंकर डिस्ट्रक्शन था कि बताया जाता है जो टीएनटी होता है ना, आप 15 मेगाटन्स टीएनटी को जब एक्सप्लोड करते हैं उसमें जो धमाका होता है, वैसा धमाका दोस्तों यहाँ पर इस एस्टेरॉइड के टकराने से हुआ था हमारे पृथ्वी पर 1908 में, जिसको नाम दिया गया टंगस का इवेंट। याद रखिएगा। तो इतिहास में इसका एक बड़ा डिस्ट्रक्शन नजर आए। फॉर एग्जाम्पल आप देख पाओगे डायनासोर बताया जाता है खत्म हुए हैं, वो भी यहाँ पर एक एस्टेरॉइड के टकराने की वजह से। तो ये जो हम नए वाले एस्टेरॉइड की बात कर रहे हैं 2014 TN17, इसके पॉसिबल इफेक्ट्स क्या हैं? अगर ये टकरा जाए तो इफेक्ट्स क्या होगा भाई? जैसे आपने देखा ऊपर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वैसे यहाँ पर भविष्य में डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहीं पर हो गया हो, आग लग सकती है, एकदम यहाँ पर क्लाइमेट इफेक्ट्स बढ़ सकता है, इतना ज़्यादा धूल उड़ेगी कि सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी। कुछ ऐसे इंपैक्ट्स यहाँ पे नजर आ सकते हैं इफ़, यहाँ पर ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इफ़ अगर टकराता है तो, ठीक है। तो एस्टेरॉइड क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एस्टेरॉइड आपके रॉकी पार्टिकल्स हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम में ऊपर अंतरिक्ष के अंदर में तैर रही हैं। अब जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं उसकी ग्रेविटी अपनी साइड में खींच लेती हैं इन एस्टेरॉइड्स को जब ये पास से गुजर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद में वो उस प्लैनेट पे जाके टकरा जाता है। नाउ क्वेश्चन हमारे सामने एक और उठकर आता है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? नासा का देखो बहुत अच्छे प्रोग्राम इन्होंने चला रखे हैं, क्योंकि आज यहाँ पर ये एस्टेरॉइड है, भविष्य में कोई दूसरा एस्टेरॉइड हो सकता है जो पृथ्वी की साइड आए, टकरा जाए, तबाही मच जाए। तो क्या हमारे पास में कोई तरीका नहीं है इन एस्टेरॉइड्स को रोकने का, या ये पृथ्वी की साइड आ रहे हो इनकी दिशा चेंज करने का? तो बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। सबसे पहला यहाँ पर इनिशिएटिव आता है जिसका नाम है CNEOS। ये नासा का इनिशिएटिव है जिसको बोलते हैं सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज। ये क्या करता है, जो पृथ्वी के बिल्कुल पास में है उन ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने का काम करता है। इसमें नासा अलग अलग टेलीस्कोप का और रडार सिस्टम का इस्तेमाल करता है ताकि जितने भी एस्टेरॉइड के रास्ते हैं उनको मॉनिटर किया जा सके। भविष्य में कोई यहाँ पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसको मॉनिटर किया जा सके, है ना। दूसरा यहाँ पे आप देख पाओगे वो इनिशिएटिव है ग्लोबल कोलैबोरेशन। ऊपर वाले में तो नासा अकेला वर्क कर रहा है, लेकिन दूसरे वाले में अगर आप देख पाओगे दुनिया भर की जो स्पेस एजेंसीज है, जैसे यहाँ पर यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया, भारत का इसरो हो गया, जापान का जाक्सा हो गया, ये सब मिलकर आज ऐसे एस्टेरॉइड्स को ट्रैक करने के ऊपर में एक स्पेशल फोकस कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ा मिशन नासा का जो अभी तक जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है एस्टेरॉइड से पृथ्वी को बचाने में, वो है डार्ट मिशन।
आपने डार्ट का नाम सुना होगा। 2022 में सक्सेसफुली नासा ने यहाँ पर इस पूरे मिशन को अंजाम दिया था। जब मैं बात करता हूँ डार्ट मिशन की, तो इसका यहाँ पर फुल फॉर्म है नासा का डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर मिशन में क्या करेगा नासा, मतलब क्या किया था इतिहास में भी अगर मैं आपको बताऊं, तो मान लो कोई एस्टेरॉयड है, कोई रॉकी ऑब्जेक्ट है जो पृथ्वी की साइड आ रहा है, तो डार्ट मिशन के तहत एक सैटेलाइट को नासा लॉन्च करेगा और वो सैटेलाइट जाएगा, जाने के बाद में सीधा उस एस्टेरॉयड से टकरा जाएगा। जैसे एस्टेरॉयड से टकराएगा उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझें तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास में हमारी अर्थ है और इधर से एक एस्टेरॉयड यहाँ पर पृथ्वी की साइड में बढ़ रहा है। नासा क्या करेगा, एक सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, वो सैटेलाइट यहाँ पर जाएगी और इस एस्टेरॉयड से टकरा जाएगी। इस एस्टेरॉयड से जैसी टकराएगी तो इस एस्टेरॉयड का जो रास्ता था, जब ये इधर आ रहा था, सपोज यहाँ पर ये रास्ता बदल जाएगा, ये इधर की साइड में निकल जाएगा। यानी अर्थ को हम सिक्योर कर सकते हैं, इसको हम लोग सेफ रख सकते हैं। बस इतनी सी बात है जो कि आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यह है डार्ट मिशन। आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, आपने सामने जो ये आप लोग पीडीएफ देख पा रहे होंगे, जिसमें ये सारे के सारे न्यूज़ आर्टिकल्स मैंने मेंशन कर रखे हैं। एक सुंदर सा पीडीएफ है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। आपको द हिंदू के पीडीएफ भी मिलते हैं, इंडियन एक्सप्रेस के पीडीएफ भी मिलते हैं, यानी करंट अफेयर्स के प्रॉपर मात्रा में नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं एक पेड ग्रुप के अंदर में। उस पेड ग्रुप की जो भी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो अवेलेबल है, ये आप लोग नीचे देख पाओगे, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। ठीक है, तो नीचे जब मैं कह रहा हूँ तो मेंशन कर रखा है, ज्वाइन पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आपको 8534873368, है ना। वहाँ पे जाकर डेमो वीडियो मांग सकते हैं, डेमो वीडियो मिलेगा, आराम से यहाँ पर चेक कर लेना, उसके बाद जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक, चलिए फिर अगली खबर पर आते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है HKU1 के बारे में, दैट इज़ ह्यूमन कोरोना वायरस। एक तो कोरोना वायरस रिसेंटली चर्चाओं में था, जो आपको पता है भाई 2019 में यहाँ पर आया, जिसने बड़ी तबाही मचाई, जिसका इम्पैक्ट आज भी काफ़ी सारी कंट्रीज फेस कर रही हैं। अब दूसरा है दोस्तों यहाँ पर ह्यूमन कोरोना वायरस। तो हाल ही में ह्यूमन कोरोना वायरस यानी HKU1 का कुछ इंपॉर्टेंट केस निकल कर आया कोलकाता के अंदर में। तो ये जो केस था, इसको अटेंशन बहुत कम मिली है, लेकिन यहाँ पर इसको लेकर चिंताएं बहुत ज़्यादा व्यक्त की जा रही हैं कि भाई यहाँ पर यह ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 एग्जैक्टली है क्या। आइए HKU1 के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके साइंटिफिक नेम को जानते हैं। देखिए, ये जो ह्यूमन कोरोना वायरस, इसका साइंटिफिक नेम है बीटा कोरोना वायरस हांगकॉन्गसी। ठीक है, हांगकॉन्गेंस। तो हांगकॉन्गेंस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये हांगकांग में सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था। 2004 में हांगकांग यूनिवर्सिटी के अंदर में इसका डिस्कवरी यहाँ पर किया गया, तो इस वजह से नाम भी वहीं से लिया गया है। अब क्वेश्चन यह है कि ये ह्यूमन कोरोना वायरस किस प्रकार का है। तो याद रखिए, जो हमारे पास में 4 एंडेमिक कोरोना वायरस हैं, उनमें से एक कोरोना वायरस ये भी है, जिसका नाम है HKU1। ठीक है, बाकी 3 कौन से हैं, क्योंकि सर आपने ये बोला है 4 एंडेमिक ह्यूमन कोरोना वायरस हमारे पास में प्रेजेंट हैं, जो अलग अलग जगह में अलग अलग रीजन्स को अफेक्ट करते हैं। तो एक का तो नाम आपने बता दिया यहाँ पर, एक का नाम आपने बताया HKU1, बाकी 3 कौन कौन से हैं। तो बाकी 3 में आपका 229E है, NL63 है, OC43 है। थोड़ा बहुत याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि HKU1, 2293, NL63, OC43 ये सब हाल ही में न्यूज़ में था, ये क्या है। तो आपको पता होना चाहिए ये ह्यूमन कोरोना वायरस है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस ह्यूमन कोरोना वायरस की वजह से एक इंसान और जानवर दोनों के ऊपर में बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। याद रखिएगा इसके बारे में, ये जैसे SARS-CoV-2 था ना जो कोरोना वायरस आया था, उसी प्रकार की कैटेगरी से बिलोंग करता है। वो कैटेगरी है बीटा कोरोना वायरस, उसी प्रकार की कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे मैंने आपको बताया। नाउ ये जो ह्यूमन कोरोना वायरस का केस मिला है कोलकाता के अंदर में, अब इसमें ट्रांसमिशन का एक बड़ा इशू देखने को मिलेगा, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। अच्छा, कैसे हो सकता है? डायरेक्ट कांटेक्ट के माध्यम से, जैसे नॉर्मल कोरोना वायरस हो रहा था। दूसरा, यहाँ पे कोई व्यक्ति है ना, तो उसके बॉडी से वायरस निकलकर किसी जगह को इम्पैक्ट कर चुका है। अब मान लो एक नॉर्मल व्यक्ति आता है, वो उस जगह को छू लेता है, उसके हाथ में वो वायरस आ गया। अब वो अपने मुंह को छुएगा या अपनी नाक को टच करेगा, आंख को टच करेगा, तो वो वायरस यहाँ पर उसकी नाक, आंख, माउथ के जरिए उसके बॉडी में चला जाएगा, जैसे नॉर्मल कोरोना वायरस में हो रहा था। तो ये बेसिकली यहाँ पर ह्यूमन कोरोना वायरस में भी ट्रांसमिशन का पूरा ये केस नजर आता है। नाउ क्वेश्चन आता है यहाँ पर सिम्टम्स के बारे में कि इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं। सबसे पहले एक इंसान की नाक बहुत ज़्यादा बहने लगती है, बुखार हो जाता है ना, कफ हो जाता है, थ्रोट खराब हो जाता है, सर में दर्द, है ना। तो ये सब यहाँ पर इसके लक्षण नजर आते हैं। फिर एक केस ऐसा भी आता है इसके अंदर में
जहाँ जो कि बहुत रेयर है लेकिन पॉसिबल हो सकता है, वो है ब्रोंकियोलिटिस निमोनिया। एक तो ब्रोंकियोलिटिस हो सकता है, एक निमोनिया हो सकता है। ये वाली प्रॉब्लम्स भी इंसान में हो सकती है इस ह्यूमन कोरोना वायरस को लेकर, याद रखिएगा। नाउ अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर इसके वल्नरेबल ग्रुप्स को लेकर कि आखिरकार वो कौन कौन से यहाँ पर ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना, जो सबसे ज़्यादा खतरे में है इस पर्टिकुलर वायरस की वजह से। तो इसमें सबसे पहला जो ग्रुप आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, वो है यहाँ पर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे। बच्चों के साथ साथ यहाँ पर एल्डर पीपल हो गए, प्रेग्नेंट वेमेन हो गई, या इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स हो गए। वो पर्टिकुलर इंसान जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो लोग हो गए। तो ये सभी लोगों को सबसे बड़ा खतरा हो सकता है यहाँ पर इस पूरे वायरस की वजह से। याद रखिएगा, ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, यानी इनमें इन वायरस का जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। देन अब इसके बाद यहाँ पर बात आती है दोस्तों इसके ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के बारे में। ज़रा इस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। जब हमने बात की है ट्रीटमेंट के बारे में, तो इसका एक सिंपल सा ट्रीटमेंट हो सकता है। देखो, जैसा हमारा नॉर्मल कोरोना वायरस था जो 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ, तो जब वो इंट्रोड्यूस हुआ तो प्रॉब्लम ये थी, कोई वैक्सीन हमारे पास में अवेलेबल नहीं थी। बाद में हम लोगों ने यहाँ पर उसको लेकर एक वैक्सीन को अवेलेबल करवाया। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या है कि अभी इस ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 को लेकर कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ना ही कोई यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। अपने आप ही हमको ध्यान देना होगा, सिम्टोमेटिक केयर प्रोवाइड करवाना होगा। कुछ ऐसे भयंकर केसेस आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये कुछ सीवियर केसेस हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नाउ बात आती है यहाँ पर फिर प्रिवेंशन के बारे में कि इसको हम रोक कैसे सकते हैं। रोक ऑब्वियस सी बात है, अपना ध्यान रखें। अपने ध्यान में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, पर्सनल हाइजीन की बात कर रहे हैं, है ना। साफ सफाई रखना, हाथ धोते रहना, मास्क पहनना, या जितने भी भीड़ भड़ाके वाली प्लेसेस हैं स्पेशली उनको अवॉइड करना, है ना। या फिर आप कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं और किसी एरिया में, मतलब वायरस कहीं भी हो सकता है, आप उसको टच कर रहे हैं, अपने मुंह को टच कर रहे हैं, नोज को टच कर रहे हैं, तो वायरस आपके बॉडी में जा सकता है। तो इसके लिए प्रिवेंशन करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई जिस जिस जगह पे आप छू कर आएँ या फिर आप अपने घर में हैं, हर चीज़ को डिसइंफेक्ट करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। तो ये प्रिवेंशन के तरीके हो सकते हैं जिससे यहाँ पर इस वायरस को रोका जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर एक सिंपल सा कंपैरिजन हमारे सामने आता है, एंड वो जो कंपैरिजन है वो यहीं पर ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 को लेकर है, साथ ही साथ में कोविड-19 को लेकर है, जिसको हम SARS-CoV-2 के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो ह्यूमन कोरोना वायरस है, ये 2019 वाले कोरोना वायरस से ज़्यादा पुराना है। इसकी डिस्कवरी मैं आपको बता चुका था 2004 में, वही हांगकांग के एक यूनिवर्सिटी के अंदर में की गई थी 2004 में। लेकिन ये जो पर्टिकुलर कोविड-19 है, इसकी डिस्कवरी 2019 में की गई थी। वही 2019, 2020, 2021, 2022 ये साल जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े बर्बादी के रहे। फिर ह्यूमन कोरोना वायरस की जब यानी HKU1 की बात करते हैं, तो इसमें जो सिवेरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। मतलब कि ऐसा नहीं है बहुत घातक है ये, जैसा एक इंसान को कॉमन कोल्ड हो जाता है वही सिनेरियो इसमें नज़र आता है। जबकि SARS-CoV-2 की बात करेंगे तो इसमें काफ़ी भयंकर लेवल पर एक इंसान को बीमारी हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, इवन उसके जो ऑर्गन्स है वो भी फेल हो सकते हैं। नाउ बात आती है यहाँ पर ट्रांसमिशन के बारे में। तो ट्रांसमिशन सबसे बड़ी चीज़ में क्या है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। एक इंसान के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ट्रांसमिशन हो सकता है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या सरफेस को टच करके वही सिमिलर कंडीशन दोनों में अप्लाई होती है। फिर ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे तो दुनिया भर में ये एंडेमिक है, यानी ऐसा नहीं है बड़े लेवल पर या पूरे दुनिया में फैल जाए, केवल कुछ ही पर्टिकुलर रीजन्स में बीमारी फैलती हुई नजर आती है। जबकि कोविड-19 दोस्तों एक ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया था 2020 में, आपको पता होगा, यानी एक महामारी जो दुनिया भर को पूरी तरह से इम्पैक्ट कर रही है। फिर HKU1 के अंदर में मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है लोगों की जान जाने की जो यहाँ पर कह सकते हैं कि नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम है। जबकि कोविड-19 में ये बहुत ज़्यादा हायर रहा है ना। स्पेशली जो एल्डर पीपल हैं या फिर वो व्यक्ति जिनको ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उनकी जान जाने की जो कह सकते हैं कि चिंताएँ हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नाउ जब बात आती है यहाँ पर ट्रीटमेंट के बारे में, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो HKU1 में वही है सेल्फ इंप्रूविंग, अपना खुद का ध्यान रखना। कोई वैक्सीन हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, जबकि कोविड-19 वाले केस में वैक्सीन अवेलेबल है, एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, हॉस्पिटलाइजेशन भी अवेलेबल है। अगर केसेस गंभीर हो जाते हैं तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ दोस्तों, आगे सुनिए। ना दोस्तों आते हैं अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। ये भी हमारा GS पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहाँ से अगेन मतलब क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता होगा डिजीज़ वगैरह जो है टॉपिक है ना, ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कई बार सवाल यहाँ से बनते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं SSPE के बारे में, जिसको बोला जाता है सुबाक्यूट स्क्लेरोसिंग
पेनिनसेफेलिटिस। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर इस पूरे बीमारी का नाम है, याद में इसको रखिएगा। अब पहले हमें ये जानना होगा हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि ये जो पर्टिकुलर बीमारी है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SSPE के नाम से जानते हैं, ये आज के समय पर उत्तर प्रदेश में एक मेजर हेल्थ कंसर्न बन चुका है। हेल्थ को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता है। रीज़न यहाँ पर यह है कि ये बीमारी ना मीज़ल्स का जो वैक्सीनेशन कवरेज है वो कम होने की वजह से फैलती है। मीज़ल्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं खसरा की, इस बीमारी की बात कर रहे हैं जो स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ को प्रोड्यूस करती है। तो अब इस इस बीमारी को लेकर, मीज़ल्स को लेकर वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। अब इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि आज मीज़ल्स को लेकर जो वैक्सीनेशन है ये बहुत कम दिया जाता है, लो कवरेज है, जिसकी वजह से कुछ समय बाद यहाँ पर यही मीज़ल्स इसने रूप ले लिया SSPE का, सुबाक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनिनसेफेलिटिस यहाँ पर इसका एग्जैक्ट नाम है, याद में रखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, धीरे धीरे करके बॉडी में प्रोड्यूस होता है, और जैसे यहाँ पर ये एक अपने पीक लेवल पर आता है, एक इंसान के ब्रेन को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, यानी कि ब्रेन डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यहाँ से होने लगते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। अब सुनिएगा, SSPE को लेकर कुछ बेसिक फैक्ट हैं। सबसे पहले SSPE का एग्जैक्ट प्रकार क्या है, मतलब ये जो प्रॉब्लम है क्या। एक प्रकार का ये ब्रेन डिसऑर्डर है, एक इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है। अब ये होता कैसे है, जब आपको यहाँ पर मतलब जो मीज़ल्स वायरस इन्फेक्शन है वो हो जाता है और वैक्सीन आपको ना मिले। आपको मीज़ल्स हो गया लेकिन वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो इसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है, यानी कि मीज़ल वायरस इसके पीछे का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है, याद रखिएगा। फिर जैसे जैसे यहाँ पर बहुत सालों में ये मीज़ल्स वैक्सीनेशन दिया जाता है, तो मीज़ल्स इन्फेक्शन धीरे धीरे करके कुछ सालों के अंदर में डेवलप होना शुरू हो जाता है। और एक व्यक्ति, मान लो उसको वैक्सीन बाद में मिल गया, वो रिकवर कर गया, ठीक है। रिकवर करने के बाद में भी ये बीमारी होने के बहुत सारे चांसेस हैं, ये इसमें एक कंसर्निंग सिचुएशन है। ठीक है, इस वजह से बोला जा रहा है कि भाई ये एक रेयर प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ती है दुनिया भर में, लेकिन इंडिया में इसके केसेस हैं। रीज़न यही है कि भाई बीमारी हो जाती है मीज़ल्स को लेकर वैक्सीनेशन सही समय पर ना देना इज़ द मेन रीज़न, जिसकी वजह से ये समस्याएं हो रही हैं ना। उसके बाद में अब क्वेश्चन आता है रिस्क ग्रुप को लेकर कि भाई सबसे ज़्यादा खतरा किसको है। ये ज़्यादातर यहाँ पे जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको अफेक्ट कर सकता है। बच्चों के साथ साथ एडोलेसेंट्स को अफेक्ट कर सकता है, जो एडल्ट्स हैं। और सबसे ज़्यादा ये मेल्स के अंदर में, पुरुष के अंदर में कॉमन होता है, फीमेल्स के अंदर में बहुत कमी से नज़र आता है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर इसके कॉजेज़ के बारे में, इसके पीछे का कारण क्या है। तो याद रखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी इतनी देर से यही बता रहा था। जो मीज़ल्स वायरस होता है एक व्यक्ति के बॉडी में पहुँचेगा। अब नॉर्मल तौर पे तो ये किसी के ब्रेन को इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन रेयर केसेस में ये वायरस सीधा दिमाग पे चढ़ जाता है, फिर दिमाग को डैमेज करना शुरू करता है। अब रीज़न ये है कि भाई एक इंसान का इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर रहेगा तो ये वायरस एक इंसान के अंदर में बहुत बड़े लेवल पर इम्पैक्ट करेगा। ये तो हर बीमारी के साथ में है ना। अब एक व्यक्ति की इम्यूनिटी के ऊपर में डिपेंड करता है। उसकी इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है तो छोटी बीमारी उसके लिए जानलेवा है। अगर उसकी इम्यूनिटी मजबूत है तो आप देख पाओगे बड़ी से बड़ी बीमारी को भी वो आराम से टैकल कर पाएगा, उससे लड़ पाएगा। कोविड में भी हम सभी लोग मिलकर अपने इम्यूनिटी को ही तो बूस्ट कर रहे थे, ये आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो ये बात हो गई। अब क्या हुआ कि भाई एक इंसान का इम्यून रिस्पॉन्स बहुत कमज़ोर है। अब मीज़ल वायरस उसके बॉडी में चला गया, इसकी वजह से यहाँ पर थोड़े समय बाद मान लो उसको वैक्सीन भी नहीं मिला है, ये वायरस कुछ साल तक उसके बॉडी में रहा और धीरे धीरे करके दिमाग पे चढ़ गया। दिमाग में कर देगा वो सूजन के बाद में धीरे धीरे करके यहाँ पर उसका जो न्यूरोलॉजिकल डीजनरेशन है वो शुरू हो जाएगा। उसके न्यूरॉन्स धीरे धीरे करके यहाँ पर बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे। फिर ब्रेन धीरे धीरे करके यहाँ पर डैमेज हो जाएगा। अब इंडिया में इसके केसेस आ रहे हैं। अब ग्लोबल वर्सेस इंडियन सिनेरियो को थोड़ा डिस्कस करना ज़रूरी है। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ की जब बात करते हैं, चाहे हम लोग USA की बात कर रहे हैं, यूरोपियन देशों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये बीमारी रेयर है, बहुत कमी से नज़र आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीज़ल्स का जो वैक्सीनेशन है वो टाइम पर दिया जाता है। इंडिया में प्रॉब्लम है क्योंकि इंडिया में ये बीमारी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि भारत के अंदर में मीज़ल्स का, इस खसरा का जो वैक्सीन है ये बहुत कम दिया जा रहा है। तो इसको हमें बढ़ाना होगा अगर इस बीमारी से लड़ना है, तो यही एकमात्र इसका सोल्यूशन हो सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है इसके सिम्टम्स को लेकर, दोस्तों इसके लक्षण को लेकर। सबसे पहला यहाँ पर इसका सिम्टम है कॉग्निटिव डिक्लाइन। जो आपका दिमागी विकास है वो कमज़ोर हो जाता है। एक व्यक्ति का दिमागी विकास कमज़ोर हुआ यानी उसका स्कूल परफॉर्मेंस बर्बाद हो जाता है, वो चीज़ों को भूलने लगता है, फिर उसके बिहेवियर में बदलाव आएगा, है ना। बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगेगा, बेहोशी सा लगने लगेगा, दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आता है और ये लक्षण धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। एक इंसान का दिमाग चोक भी हो सकता है ना, निमोनिया हो सकता है। कुछ पेशेंट्स को दिखाई देना कम हो सकता है, दिखाई देना बंद हो सकता है। इवन
इर्रेगुलर ब्लड प्रेशर हो सकता है ना, जो नसें हैं वो तेज़ यहाँ पर चल सकती हैं, बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है। और फाइनल फेज तो ये है कि अगर कंडीशन सही समय पर इंप्रूव नहीं होती है तो एक इंसान कोमा में जा सकता है, उसकी मृत्यु तक हो सकती है 1 से 3 साल के अंदर अंदर, अगर ये मीजल्स उसको बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है तो। नाउ सर क्वेश्चन यह है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका उपाय क्या है? सबसे पहले इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लोगों की जान सबसे ज़्यादा जाती है। तो मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे बोला जाता है ये बहुत ही ज़्यादा घातक है, जानलेवा है, और कुछ साल में इंसान की जान ले लेती है बीमारी। तो इसमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर कुछ जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं ना, जैसा आप देख पाओगे इस बीमारी में जो भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इन लक्षण से लड़ना होगा, क्योंकि एक बार अगर आप बीमारी के लक्षण को हरा दोगे मतलब बीमारी को भी हरा दोगे, ठीक है। या फिर कुछ इसकी एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज है जिसके ऊपर में काम चल रहा है, उसमें एंटीवायरल ड्रग्स हैं मेंशन की गई हैं, जिसमें रिबावायरन इंटरफेरोन हो सकता है ना। इसमें थोड़ी बहुत सक्सेस नजर आई है, लेकिन थोड़ी बहुत सक्सेस है, बस याद रखिएगा, बस खाली जो ये मीजल्स है इसको कमज़ोर कर सकता है, पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता। तो सर इसका उपाय क्या है? एक लौता उपाय हमारे सामने जो प्रेजेंट है वो है वैक्सीनेशन, टाइम पर खसरा का वैक्सीन लगवा लेना। तो जो मीजल्स है इसकी वैक्सीन आती है, इसको बोलते हैं MMR वैक्सीन। ये केवल मीजल्स को ही नहीं निपटाती, मीजल्स के साथ साथ मम्स और रूबेला नाम की बीमारी को भी निपटाती है। तो एकलौता प्रिवेंशन यही है, और वैक्सीन कवरेज जितना ज़्यादा रहेगा, हमारा इस बीमारी का जो रिस्क है SSPE जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस बीमारी का रिस्क कम हो जाएगा। और ये सबको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया का जो मिशन इंद्रधनुष है उसके तहत हम वर्क कर सकते हैं। भारत का मिशन इंद्रधनुष का मेन पर्पस क्या है? वैक्सीन कवरेज को इंप्रूव करना हाई रिस्क रीजन के अंदर में। तो हाई रिस्क रीजन में वैक्सीन कवरेज को हम लोग आराम से इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन इस वैक्सीन को प्रोवाइड करवाना टाइम पर ज़रूरी है। चलिए अगला आर्टिकल आता है। अगला आर्टिकल भी बहुत शानदार है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। आपने कई बार इस बॉडी का नाम सुना होगा, लेकिन पहले हम ये जान लें कि सर हम इस आर्टिकल को कवर क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न यह है, वो है ये वाली खबर, न्यूज़ दोस्तों ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक वार्निंग इशू किया। और वार्निंग यहाँ पर इसलिए इशू किया है कि भाई कोई व्यक्ति मान लो जैसे वकील बनना चाहता है, लॉयर के लिए प्रैक्टिस करना चाहता है, तो वह LLB करता है, आपको पता होगा लेक्स लेगम बैक्लोरस। तो LLB करने के बाद में उसको BCI का पेपर देना पड़ता है ना। BCI एक पेपर कंडक्ट करवाता है, उसके बाद वो प्रैक्टिस कर पाता है। तो BCI का पेपर भी एक मैंडेटरी पेपर होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा लॉ वाली एजुकेशन है या लॉ का पूरा सेक्टर है, उसमें ये BCI का एक इंपॉर्टेंट रोल है। BCI ने सीधा सीधा कुछ लोगों को, मान लो कोई एडवोकेट है, वो एडवोकेट गलत हरकत में आ रहे हैं। एडवोकेट का काम क्या है भाई? केसेस को यहाँ पर देखना। लॉयर का काम क्या है? केसेस को देखना कोर्ट्स के अंदर में। अगर कोई एडवोकेट अनएथिकल लीगल एडवर्टाइजिंग करता है और कह सकते हैं सोशल मीडिया प्रमोशंस करता है जो कि मिसलीडिंग हो, तो ये बिल्कुल गलत है। और इसके खिलाफ में यहाँ पर वार्निंग जारी की है BCI ने, जिस वजह से BCI चर्चाओं में। ना एग्जाम में कुछ ना पूछा जाए, लेकिन पूछा जा सकता है BCI के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए BCI क्या है। एक स्टैचुरी बॉडी है, एक होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके बारे में संविधान में मेंशन किया जाता है, एक आपकी स्टैचुरी बॉडी होती है जो बेसिकली यहाँ पर एक एक्ट से बनती है, एक एक्ट के थ्रू इसमें पावर्स दी जाती हैं। तो ये जो आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसको पावर मिलती है एडवोकेट्स एक्ट 1961 के माध्यम से। इसी एक्ट के तहत यहाँ पर इसको बनाया गया था। और BCI का मेन काम क्या है? देखिए BCI सारी की सारी जो डेटा है, रिपोर्ट्स है लॉ को लेकर, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास में सौंपता है, जो बेसिकली यहाँ पर भारत सरकार का ही एक इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। हाल ही में जो उन्होंने किया है मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई जो एडवोकेट्स हैं वो गलत काम ना करें, सोशल मीडिया प्रमोशंस ऐसे ना करें जहाँ पर मिसलीडिंग क्लेम्स करे जा रहे हो, तो ऐसा यहाँ पर ना करें, उसके लिए वार्निंग जारी की है। अब BCI की जब बात करते हैं तो BCI के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इनके फंक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे पहले आते हैं हमारे रेगुलेटरी फंक्शंस, सेकंड नंबर पर आते हैं लीगल एजुकेशन फंक्शंस, एंड थर्ड नंबर पर आते हैं एडवोकेट वेलफेयर फंक्शंस। तो इनके कार्य है, काम करने का तरीका है BCI का। तो BCI का सबसे पहला जो फंक्शन हमारे सामने होता है वो यह है कि जितना भी कह सकते हैं कि फॉरेन लीगल क्वालिफिकेशंस है, मान लो बाहर से कोई लीगल यानी लॉ की पढ़ाई करता है लॉयर्स के लिए, है ना, उनका एडमिशन इंडिया में जो होता है उस मामले को रेगुलेट करने का काम करना और इस पूरे लॉयर के प्रोफेशन को कंडक्ट करना, है ना। इसमें एक डिसिप्लिनरी एक्शंस को यहाँ पर मेंटेन करना, इसको लेकर कुछ नियम लेकर आना ताकि एक डिसिप्लिन बना रहे। तो ये इसके रेगुलेटरी फंक्शंस हैं। सेकंड नंबर पर आता है लीगल एजुकेशन फंक्शंस, जहाँ पर क्या होता है BCI का मेन पर्पस है भारत के अंदर जितनी भी लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको लॉ एजुकेशन प्रोवाइड करवाती हैं, LLB LLM ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड करवाती हैं, उनको एक पहचान देना। साथ ही साथ में दोस्तों लीगल एजुकेशन की जब बात आती है तो इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में एक सिलेबस सेट किया जाएगा, उसको सेट करने की पावर BCI के पास में है।
साथ ही साथ में जब आप लोग यहाँ पर ये कोर्सेज को कर लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, एक एग्ज़ाम देना होता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस बीसीआई का जो रोल है, आप समझ जाओ, बीसीआई इस वाले एग्जाम को भी कंडक्ट करवाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ इनके एडवोकेट वेलफेयर फंक्शंस हैं, जहाँ पर ये कुछ वेलफेयर स्कीम्स को फंड करने की बात करते हैं। जहाँ पर कोई ऐसा एडवोकेट है जो बहुत कमज़ोर है, इकोनॉमिकली आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है या फिजिकली चैलेंज्ड है, तो उनको सपोर्ट करना, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करवाना, उसके लिए यहाँ पर ये काम करता है बीसीआई। अब ये सब तो आपको क्लियर हो गया, बीसीआई क्या है, कैसे स्टैच्यूटरी बॉडी बना, इसके फंक्शंस क्या हैं। नाउ बात ये होती है अब इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं और कितने मेंबर्स होते हैं। कई बार आपसे मेंबर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कॉम्पोजिशन की जब बात होती है दोस्तों, तो बीसीआई के अंदर में कुछ इलेक्टेड मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। वो इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट बार काउंसिल से प्रेजेंट होते हैं, यानी स्टेट बार काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, ये सब यहाँ पर मेंबर्स होते हैं बीसीआई के। तो बीसीआई में जितने भी मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं, याद रखिए जो स्टेट बार काउंसिल के मेंबर्स होंगे वो 5 साल के लिए सर्व कर सकते हैं। और जो बीसीआई है ये अपने खुद के चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन को भी इलेक्ट करता है। देखिए, बीसीआई के जो स्टेट काउंसिल के मेंबर्स होंगे उनका 5 साल का टेन्योर है, लेकिन बीसीआई का जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होंगे वो यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है बीसीआई के माध्यम से। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी ये न्यूज़ क्या है, उस न्यूज़ को वापस रिपीट कर दिया गया है, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगली जो खबर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फटाफट समझिएगा इसको भी। यहाँ पे बात हो रही है कांगनेर वैली नेशनल पार्क के बारे में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नेशनल पार्क हाल ही में चर्चाओं में आया है क्योंकि यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट के अंदर में ऐड किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाल ही में देखो, अब आपको पता होगा यूनेस्को की कुछ लिस्ट होती हैं, जैसे यूनेस्को की आपने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के बारे में सुना होगा। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कवर होने के लिए, किसी भी जगह को अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कवर होना है तो उससे पहले उसको एक टेंटेटिव लिस्ट में कवर किया जाता है। टेंटेटिव लिस्ट में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद जाके उस पर्टिकुलर एरिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में कवर किया जाता है। आपने देखा होगा कि भाई ये जगह है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है, यूनेस्को की साइट से प्रोटेक्शन मिला है ना। तो पहले वो जगह टेंटेटिव लिस्ट में जाती है, उस लिस्ट से पास होने के बाद में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड होती है। तो दोस्तों अभी क्या हुआ है, हाल ही में भारत की 6 इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ये 6 की 6 इंपॉर्टेंट प्लेसेस के नाम ध्यान में रखना है। 6 इंपॉर्टेंट जगह हैं जिनको अभी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट के अंदर में ऐड किया गया है। दैट मीन्स कि ये टेंटेटिव लिस्ट से पास होकर भविष्य में इनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी ऐड किया जा सकता है। तो ये 6 जगह कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपका छत्तीसगढ़ का कंगेर वैली नेशनल पार्क हो गया, दूसरा तेलंगाना का मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर्स हो गया, तीसरा मल्टीपल स्टेट्स के अशोकन एडिक्ट साइट्स हो गए, चौथा आपका ओडिशा का 64 योगिनी टेम्पल हो गया, फिर पांचवा मल्टीपल स्टेट्स के गुप्ता टेम्पल्स हो गए, एंड देन छठा अगेन एमपी यूपी के जो भी यहाँ पर बुंडेलास के फोर्ट्रेस हैं, वो पैलेसेस जितने भी हैं वो कवर करे गए हैं। इन सब को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो ये 6 की 6 लिस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है ना। कौन कौन सी यहाँ पर टेम्पल्स हैं जिनको कवर किया गया है, तो ये सब कवरेज हो चुका है। इसमें कंगनेर वैली नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया गया है, तो याद रखिएगा, मैंने आपको पहले बढ़ा दिया है इसके बारे में कि अब इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। अब यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट क्या होती है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। कंगनेर वैली नेशनल पार्क की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ आपको देखने को मिलती हैं, और सबसे बड़ी चीज़, भारत का सबसे ज़्यादा लंबा लाइमस्टोन केव सिस्टम इसी पार्क में है। लाइमस्टोन केव सिस्टम क्या है, यानी चूना पत्थर जो होता है ना, उसकी गुफाएं, सबसे लंबी गुफा यहाँ पर आप कह सकते हो इसी पर्टिकुलर कंगनेर नेशनल वैली पार्क में प्रेजेंट है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स प्रेजेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत यहाँ पर इस एरिया में एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई गई है। दूसरा, बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर में है तो गोंड और मारिया ट्राइब कम्युनिटी भी आपको ये यहाँ पर देखने को मिल जाती है। लोगों के पास में एक अच्छी खासी नॉलेज आपको नजर आती है, तो उसको लेकर यह डिस्कशन हुआ है। याद रखिएगा 6 इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जो 6 की 6 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट के अंदर में ऐड किया गया है। नाउ आता है अगला न्यूज़ आर्टिकल। अगला न्यूज़ आर्टिकल भी हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है शिष्टाचार स्क्वाड के बारे में। आपने एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम सुना होगा। एंटी रोमियो स्क्वाड क्या है, जो यूपी ने शुरू किया था, है ना, लाखों लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए कि भाई यहाँ पर कोई लड़की है उसके साथ में कोई छेड़छाड़ ना हो, है ना, कोई इसे परेशान ना करे, परेशान करता तो उसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड घूम रहा होता है ना, ये सब चीज़ें देखने के लिए।
जहाँ पे गर्ल्स के हैरेसमेंट को रोका जाने की बात हो रही है, वेमेन की सेफ्टी को प्रमोट करने की बात की जा रही है। तो ये बेसिकली एंटी रोमियो स्क्वाड, ये यूपी वाला पूरा कॉन्सेप्ट है। और उसी से इंस्पायर होकर दिल्ली ने दोस्तों यहाँ पर एक मॉडल शुरू कर दिया जिसका नाम है शिष्टाचार स्क्वाड। याद रखिए, तो दिल्ली पुलिस ने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज, दिल्ली के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन पर्टिकुलर रीजन्स में यह शिष्टाचार स्क्वाड को लॉन्च किया है। ये शिष्टाचार स्क्वाड क्या होने वाला है, ये भी एक एंटी ईव टीजिंग होने वाला है, जहाँ पे लड़कियों के साथ में, गर्ल्स के साथ में जो छेड़छाड़ होगी स्पेशली उसको रोकने की बात हो रही है। ठीक है, जहाँ पर हैरासमेंट का कोई केस है, वेमेन की सेफ्टी को इंश्योर करना, ये हमारा मेन पर्पस है। तो ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड से इंस्पायर होने के बाद में इम्प्लीमेंट किया गया है। इसका मेन पर्पस क्या है, क्राइम्स को रोकना है ना, जो भी यहाँ पर अपराध हो रहा है उसको रोकना और विक्टिम को सपोर्ट करना। तो ये जो शिष्टाचार स्क्वाड है, इसको लेकर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से बन सकते हैं, तो पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है ईव टीजिंग को रोकना, है ना, लड़कियों को कोई परेशान ना करे, उनके हरासमेंट के केसेस को रोकना, स्टॉक कर रहा है, कोई पीछा कर रहा है स्पेशली पब्लिक प्लेसेस के अंदर में, तो इन सब चीज़ों को रोकना है, इन सब इंसिडेंसेस के प्रति रिस्पॉन्ड करना। और इसके लिए पुलिस का प्रेजेंस बढ़ाया गया है, सर्विलांस रखा गया है, जगह जगह पर कैमरास प्रोवाइड करवाए गए हैं ताकि महिलाओं को एक सेफ्टी मिल सके। कोई क्राइम हुआ है तो उसको आराम से वो रिपोर्ट करवा सके बिना झिझक के, बिना डरे। ठीक है, अब इसके लिए क्या होने वाला है दोस्तों, इस शिष्टाचार स्क्वाड के अंदर में सबसे पहले होगा सुपरवाइजर। हर एक स्क्वाड को मॉनिटर करने के लिए एसीपी होने वाला है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होने वाला है, लगभग बोला जा रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2 यूनिट्स यानी 2-2 स्क्वाड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2 स्क्वाड प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे ज्यादातर फोकस हम रखने वाले हैं वल्नरेबल जोन्स में, जहां पे ज्यादातर इस प्रकार के केसेस नजर आते हैं, जहां से ऐसी कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं, वहां पे सबसे पहले काम किया जाएगा और इन शिष्टाचार स्क्वाड को इंप्लीमेंट किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन यह है कि ये जो स्क्वाड वर्ड आप यूज कर रहे हो, ये कह रहे हो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2 स्क्वाड होंगे, तो सर यहाँ पर स्क्वाड क्या मतलब 2 पुलिस ऑफिसर्स होंगे? नहीं, इस स्क्वाड के अंदर में एक स्क्वाड में क्या होगा, एक स्क्वाड में सबसे पहली बात एक इंस्पेक्टर उसको लीड करेगा, उसमें एक सब इंस्पेक्टर होगा, 5 मेल पुलिस ऑफिसर्स होंगे, 4 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स होंगे, एक टेक्निकल सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये सभी लोग शामिल होंगे एक पर्टिकुलर स्क्वाड के अंदर में। तो ऐसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2 स्क्वाड होंगे जो बेसिकली वेमेन हैरेसमेंट, ये सब चीज़ों को रोकने का काम करने वाले हैं। इसके फीचर क्या होंगे, लगातार ये लोग दस्तक मारेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे हाई रिस्क एरियाज में जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस प्रकार की कंप्लेंट्स आती हैं या ऐसे केसेस आते हैं। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर ये अपनी प्लेन क्लॉथ में छिपे रहेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा। इनका एक इंटरेक्शन रहेगा डीटीसी के स्टाफ से, मेट्रो सिक्योरिटी पर्सनल, लोकल वेंडर्स जो आसपास के रेडी वाले होंगे, सबसे बातचीत करके रखेंगे ताकि यहाँ पर कोई भी हरासमेंट होता है तो उसकी रिपोर्टिंग इन तक पहुँच सके। अपने आप को ऐसा नहीं है यूनिफॉर्म में रखेंगे, प्लेन क्लॉथ में भी छिपा के रख सकते हैं। कोई केसेस आता है तो वहीं पर जो भी एक्यूज होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। जगह जगह पे सर्विलांस कैमरास होंगे, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम के साथ में हम जुड़े रहेंगे ताकि तुरंत यहाँ पे रेस्पॉन्स दिया जा सके कोई भी ऐसे पर्टिकुलर केसेस के अगेंस्ट में। तो शिष्टाचार स्क्वाड का इंपॉर्टेंस क्या होने वाला है, सिंपल सी बात है, वेमेन सेफ्टी के ऊपर में ध्यान दिया गया है। दूसरा यहाँ पे कम्युनिटी इंगेजमेंट, जहाँ पे जो भी लोकल रेसिडेंट है, स्टाफ है, शॉपकीपर है, सबसे जो पुलिस है वो बातचीत करके रखेगी। तीसरा यहाँ पे क्या होने वाला है, जितने भी ऑफेंडर्स होंगे, जो अपराधी होगा, है ना, सरप्राइजली यहाँ पे उसको पकड़ा जा सकेगा, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर्स है वो प्लेन क्लॉथ का भी यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग की जा सके। क्वेश्चन ये है कि इसमें कुछ चैलेंजेस भी है। चैलेंज यहाँ पर सबसे पहला यह है कि जो पुलिस फोर्स है दोस्तों वो बड़े लेवल पर अवेलेबल नहीं है। लिमिटेड पुलिस फोर्स कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है। या दूसरा प्रॉब्लम यह है कि इसमें ना कई बार पावर का मिसयूज़ किया जाता है। जो पावर दी गई है इन पुलिस ऑफिसर्स को, इन स्क्वाड को, वो इसका गलत उपयोग करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही सिमिलर कंसर्न यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ में भी हुआ था। ठीक है, तो ज़रूरत है कि प्रॉपर ट्रेनिंग इनको दी जा सके, इनके ऊपर में भी यहाँ पर एक बाउंड्री सेट की जा सके कि भाई इसके दायरे के बाहर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। समझ रहे? तो आपसे क्वेश्चन बन जाए कि ये दो दिल्ली का शिष्टाचार स्क्वाड है, इस प्रकार के कोई और इनिशिएटिव भी हैं क्या किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर? जो बिल्कुल याद रखेगा, इस प्रकार के ढेर सारे इनिशिएटिव हैं। सबसे पहले यूपी का एंटी रोमियो स्क्वाड हो गया, जिसको 2017 में लॉन्च किया गया था। मुंबई पुलिस का दामिनी स्क्वाड हो गया। हैदराबाद का शी टीम है। राजस्थान का ऑपरेशन दुर्गा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। अगली खबर में माउंट फूजी के बारे में बात हो रहा है। माउंट फूजी का लोकेशन ध्यान रखिएगा, अदरवाइज कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यह है हमारा जापान की कैपिटल टोक्यो। टोक्यो से थोड़ी दूर पर यह वाला पहाड़ है जिसका नाम दिया गया है माउंट फूजी। माउंट फूजी चर्चाओं में है।
रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि माउंट फूजी पर लोग घूमने जा रहे थे, लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही थी। जापान ने डिसाइड किया कि यहाँ पर हम ज़्यादा पैसों या ज़्यादा फ़ी चार्ज करेंगे। तो इन्होंने ये बोला कि जो क्लाइंबिंग फ़ी है, माउंट फूजी को कोई क्लाइंब करने आता है तो $27 का यहाँ पर इनको भुगतान करना होगा। तो इससे क्या होगा, एक फ़ी लगाने के बाद में लोग कम आना शुरू होंगे। ठीक है, हर कोई पैसे को बचाना चाहता है, लोग कम आना शुरू करेंगे, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन दी जा सकेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा सकेगा। ये हमारा मेन पर्पज़ है। तो आपसे प्रीलिम्स के अंदर में माउंट फूजी को लेकर कुछ बेसिक फैक्ट बन सकते हैं। सबसे पहले इसकी हाइट की बात करेंगे तो हाइट में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप देखोगे तो जापान का सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट माउंटेन आपका माउंट फूजी है। लोकेशन की बात करेंगे तो टोक्यो से 100 किलोमीटर साउथ वेस्टर्न रीजन में है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को पढ़ा दिया। फिर बात करते हैं वॉल्केनो के बारे में। तो दोस्तों ये जो वॉल्केनो है ये स्ट्रैटो वॉल्केनो है, याद रखिएगा। माउंट फूजी जो ये पूरा पहाड़ है ना, ये खुद यहाँ पर एक स्ट्रैटो वॉल्केनो है। स्ट्रैटो वॉल्केनो कौन से होते हैं? देखिए, स्ट्रैटो वॉल्केनो या कंपोजिट वॉल्केनोज वो होते हैं जो कोनिकल शेप में होते हैं। जैसे आप देख पाओगे कोनिकल शेप है, कोन की शेप में है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकी चढ़ाई बिल्कुल एकदम स्टीप सी होती है ना। काफ़ी खड़ी चढ़ाई आपको देखने को मिलेगा, एकदम खड़े से ये पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये भी जो है माउंट फूजी, ये भी एक प्रकार का स्ट्रैटो वॉल्केनो है, याद में रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब माउंट फूजी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ टेक्टोनिक सेटिंग्स है। टेक्टोनिक सेटिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो पूरा जापान है ये आपको देखने को मिलेगा रिंग ऑफ फायर के बीचों बीच में प्रेजेंट है। रिंग ऑफ फायर कौन सी जगह है? रिंग ऑफ फायर वो वाला प्लेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज प्रेजेंट है, भूकंप आते रहते हैं, वॉल्केनोज यहाँ पर फटते रहते हैं, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे तो दो प्लेट हैं, दो प्लेट आपस में टकराती हैं। ऊपर की यूरेशियन प्लेट है जो यूरोप और एशिया की प्लेट की यहाँ पर बात हो रही है। दूसरा अगर आप देख पाओगे नीचे है पैसिफिक प्लेट, ये रहा यहाँ पर जापान, यहीं पर है माउंट फूजी। ठीक है, तो ये प्लेट्स यूरेशियन प्लेट और साथ ही साथ में आपका यहाँ पर पैसिफिक प्लेट, ये यहाँ पर टकराती हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जो ज्वालामुखी हैं वो भी फटते हैं, साथ ही साथ में भूकंप वगैरह का जो समस्या है वो भी हमको देखने को मिलता है। जब बात करते हैं माउंट फूजी की, तो जापान के अंदर में माउंट फूजी को काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है, होली माउंटेन के अंदर में कवर किया गया है। पूरे जापान में 3 होली माउंटेन से याद रखिएगा। पहला होली माउंटेन आपका माउंट फूजी है, दूसरा है माउंट टेट और तीसरा है यहाँ पर माउंट हाकू। ठीक है, ये 3 होली माउंटेन्स जापान के अंदर में प्रेजेंट है, जिनको काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है, बुद्धिज़्म के अंदर में स्पेशली। ठीक है, फिर माउंट फूजी के बारे में ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। सबसे रेलिवेंट चीज़ ये है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में साल 2013 के अंदर में माउंट फूजी को कवर किया जा चुका है। ठीक है, तो माउंट फूजी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऑलरेडी यहाँ पर कवर हो चुका है। अभी हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अब जो भी एक्शन लिया है जापान ने, एक फ़ी यहाँ पे चार्ज की है, इससे क्या होगा, ओवर क्राउडिंग की समस्या टैकल की जा सकेगी। लोग जो यहाँ पर बहुत सारे लोग शामिल हो रहे थे वो यहाँ पर रुक सकेंगे। देखो कई बार यहाँ पे क्या होता है, एनवायरमेंट पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था क्योंकि भीड़ बढ़ रही थी, तो लोग पोल्यूशन ज़्यादा कर रहे थे। सेफ्टी कंसर्न भी होता है क्योंकि अगर खुला छूट रहेगा, ज़्यादा लोगों को यहाँ पर खुली छूट मिली है कि वो जा सकते हैं, ऊपर क्लाइंब कर सकते हैं, तो काफ़ी लोग बीमार पड़ सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर उसको संभाल नहीं सकते। इमरजेंसी रेस्क्यू टीम्स की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इन्होंने $27 की क्लाइंबिंग फ़ी लगा दी कि भैया ये लो क्लाइंबिंग फ़ी, आप भीड़ भी कम रहेगी और लोग यहाँ पर जो है वो कम भी शामिल रहेंगे, कम लोग यहाँ पर जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये एक्शन है, ये पोल्यूशन को रोकने के लिए या ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए माउंट फूजी का एक पर्टिकुलर स्टेप है, जिससे कि जो दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो लेसन्स ले सकती हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन, आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल। ये पूरा सेशन इंडियन एक्सप्रेस का हम लोगों ने आज कवर कर लिया है। ये सारे के सारे रेलिवेंट टॉपिक्स हैं जो आपको द हिंदू के अखबार में नहीं मिलने वाले। अब आप खुद समझिए, द हिंदू के अखबार में ये सारी चीज़ें छूट रही हैं, इस वजह से मैं ये सेशन को वापस से लेकर आया हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे आराम से मिलती रहे और आपकी करंट अफेयर्स हॉलिस्टिक वे में कवर हो। 2 वीडियोज़ अगर आप कवर कर रहे हैं तो इनफ है आपके लिए, करंट अफेयर की हर एक चीज़ आपको मिल रही होगी। चलिए मेक श्योर कीजिएगा, चैनल के ऊपर में यार सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ उसको प्रेस कर लीजिएगा और 6 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, उसको हम जल्दी अचीव करेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों मेक श्योर ये भी करना, वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। 2000 लाइक्स का टारगेट है, आप लोग मिलकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और एट द लास्ट यहाँ पर जैसे इस लेक्चर के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होंगे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कल मिलेंगे ताकि आपका रिविजन वगैरह सारा हो सके और आराम से आप चीज़ों को पढ़ सकें। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका है। बाकी एक लास्ट रिक्वेस्ट आप लोगों से और है, अपने दोस्तों के साथ में दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर कर देना कि वापस से दीपा यादव एजुकेशन पर इंडियन एक्सप्रेस का वीडियो रिकंटिन्यू हो चुका है। कल से
मतलब आज से ही आपको रेगुलर मिलना शुरू हो जाएगा। आज मिल रहा है, कल परसों अब रेगुलर ये वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। संडे में थोड़ा रेस्ट होता है, तो संडे में यहाँ पर कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, कुछ दूसरे नए कंपाइलेशंस को ऐड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।